हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पर। और आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं पौधों में परिवहन चैप्टर में। आज हम टॉपिक लेंगे परासरण और परासरण दाब वाला। परासरण जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विसरण के बाद अब हम इस दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया परासरण के बारे में बात करेंगे। 9 और 10 कक्षा से ही आप परासरण, बहिर्परासरण, अंतःपरासरण जैसे शब्द सुनने लगते हैं। जब हम लोगों ने विसरण के बारे में बात की तो हमने कहा किसी भी पदार्थ का ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ प्रवाह और अधिक वाष्प दाब या पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, उच्च आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ जो स्वतः जो फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और अब जब परासरण की बात करते हैं तो परासरण भी कुछ हद तक एक प्रकार का विसरण ही है। लेकिन वो जो विसरण शब्द आया था वहाँ हमने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। और विसरण जो है वो बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय हो सकता है, जबकि परासरण एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल एक प्रकार की घटना है। विसरण को समझने के लिए या पढ़ते हैं जब, तो उसमें हमें कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जब हम परासरण की बात करते हैं तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य कला बेहद आवश्यक है। तो मैंने आपके सामने अभी तक ये बातें रखी हैं कि विसरण से ही मिलता जुलता कुछ परासरण है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार का विसरण होता है जो एक दिशा में होता है, जिसके लिए झिल्ली की आवश्यकता होती है, जो द्रव अवस्था में होता है, जबकि विसरण तीनों अवस्थाओं में होता था, झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती थी और बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस विसरण और परासरण के अंतर के बारे में। बोर्ड पर फिर से एक सिस्टम की बात करते हैं। ये एक सिस्टम बीकर रचना हमने ली। इस बीकर में, बड़े बीकर में हमने एक फुल परमिएबल मेम्ब्रेन, पूर्णतः पारगम्य कला, पूर्णतः पारगम्य कला को यहाँ पे लिया। आप कह सकते हैं कोई सूती कपड़े का पार्टीशन कर दिया इस बीकर में, दोनों सिरों पर चिपकाते हुए। अब एक तरफ हमने यहाँ पर जल में नमक मिलाया हुआ था, यानी लवण वाला घोल, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इधर हमने ले लिया सॉल्यूशन सॉल्ट का, NaCl सॉल्यूशन आप उसे कह सकते हैं। तो एक तरफ हमने नमक का घोल लिया, जबकि दूसरी तरफ उतनी ही मात्रा में हम ये अलग प्रकार से कणों को दिखाया, ये मान लेते हैं चीनी का घोल है। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने लिया है सुक्रोज सॉल्यूशन। तो अभी जब बिल्कुल शुरुआत में बीकर में पार्टीशन करके एक तरफ हमने नमक का घोल, दूसरी तरफ चीनी का घोल डाला है, तो शीघ्र ही देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या स्थिति होगी। कुछ समय बाद चीनी अपनी ज़्यादा से कम की तरफ, यानी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर देगी, और नमक अपनी ज़्यादा से कम की तरफ, यानी दूसरी तरफ प्रवेश करना शुरू कर देगा। तो ये विसरण है। हर पदार्थ अपनी ज़्यादा से कम की तरफ उस पारगम्य कला से आ जा रहा है। तो चीनी की गति जहाँ नमक की तरफ, वहीं नमक के कणों की गति चीनी की तरफ, और साथ साथ जल तो मिक्सअप हो ही रहा होगा। तो ये बाई डायरेक्शनल है, ये डिफ्यूजन है। अगर इसकी बजाय अब हम बात करते हैं एक दूसरे सिस्टम की, जिसमें यहाँ बीकर लिया गया, बीच में अब लिया गया है अर्ध पारगम्य कला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य कला। तो इस अर्ध पारगम्य कला से हम समझना शुरू करेंगे अब परासरण के बारे में। अर्ध पारगम्य कला ली, एक तरफ हमने लिया नमक का घोल और दूसरी तरफ हमने लिया चीनी का घोल। तो एक तरफ हमने लिया ये नमक वाला घोल और दूसरी तरफ हमने लिया ये चीनी वाला घोल। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि ये कला अर्ध पारगम्य है, ना तो चीनी अपनी ज़्यादा से कम की तरफ उधर जा पाएगी और ना ही नमक अपनी ज़्यादा से कम की तरफ जा पाएगा। तो ये सॉल्ट वाला साइड था, ना तो सॉल्ट उधर जा पाएंगे उसके कण, और ना ही चीनी के कण इधर आ पाएंगे। समझ गए होंगे आप क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये अर्ध पारगम्य कला है, पूर्णतः अर्ध पारगम्य कला। पार्चामेंट पेपर, सेलोफेन के बारे में बात हुई थी, और अर्ध पारगम्य कला से विलय क्रॉस नहीं कर पाता, तो विलय नहीं जा पाएगा, केवल जल ही मिश्रित हो रहा होगा।
तो अब आप समझे कि वो जो द्विदिशीय स्थानांतरण चल रहा था वो नहीं होगा, जल जा रहा होगा मूलतः किसी एक तरफ। किस तरफ? अगर इधर की सांद्रता ज़्यादा है, नमक वाली साइड की तरफ सांद्रता अधिक है, तो चीनी वाली साइड से जल इधर आ रहा होगा। और अगर हम कहें उधर सांद्रता ज़्यादा है तो उस तरफ, क्योंकि जो ज़्यादा सांद्र चीज़ें होती हैं वो अपनी तरफ जल को खींचती हैं। जैसे आप जानते हैं किशमिश को जल में रखने पर वो फूलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके अंदर शर्करा पदार्थ हैं, वहाँ परासरण दाब अधिक है, और जितना अधिक परासरण दाब है वो अपनी तरफ जल को खींच रहा है, परासरण करा रहा है। तो देखा आपने क्या अंतर आया परासरण और विसरण में। विसरण के लिए हमने पूर्णतः पारगम्य कला की बात की थी, विसरण द्विदिशीय था, या तो कला अनुपस्थित हो, क्योंकि पूर्णतः पारगम्य जब हमने कला बोल दी इसका मतलब कोई अवरोध ही नहीं है, एक तरीके से कला है ही नहीं, यूं ही समझ लें। तो विसरण के लिए कोई कला की आवश्यकता नहीं होती, या फिर पूर्णतः पारगम्य से हमने ये बतलाया। और विसरण कैसा होता है? द्विदिशीय, दो दिशाओं में होने वाला होता है। जबकि जहां तक परासरण की बात है उसके लिए हमें अर्ध पारगम्य कला लेनी ही पड़ती है, और उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट ही मूव करता है। सॉल्वेंट यानी विलायक। जैसा अभी मैंने कहा, अगर नमक वाला क्षेत्र या अधिक सांद्रता का है तो चीनी वाले घोल से जल के अणुओं की गति होगी इधर नमक की तरफ। तो इस प्रकार से ऑस्मोसिस या परासरण क्या हुआ? ऑस्मोसिस इज यूनिलेटरल डिफ्यूजन। एक दिशीय विसरण को हम क्या कह देते हैं? परासरण। ये परासरण की न्यूनतम शब्दों में बताई गई परिभाषा है। यूनिलेटरल डिफ्यूजन, एक दिशीय विसरण परासरण है। परासरण की विस्तार पूर्वक परिभाषा अभी हम देखेंगे और उसके लिए एक अन्य डायग्राम से समझेंगे। तो परासरण की दो बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। ये तो अभी सामान्य ज्ञान इसके बारे में हमने प्राप्त किया कि परासरण एक दिशीय विसरण है। जब डिटेल परिभाषा की बात आती है तो वो कुछ इस प्रकार है। इन दो स्केच के थ्रू हम या फिगर के थ्रू हम समझेंगे परासरण की उन दोनों परिभाषाओं को। बीकर में एसपीएम अर्धपारगम्य कला को बांधा गया मध्य में। अर्धपारगम्य कला के बगैर हम परासरण को समझ ही नहीं सकते या परासरण हो ही नहीं सकता, तो अर्धपारगम्य कला लेनी ही होगी। ये हुआ अर्धपारगम्य कला। अब एक तरफ तो लेते हैं शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट। आप इसे शुद्ध जल भी कह सकते हैं। तो शुद्ध जल या विलायक एक तरफ लिया गया, दूसरी तरफ रखा गया घोल, कोई सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कोई भी, नमक का, चीनी का, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है। अभी यहाँ नाम नहीं दिया गया है, यह है सॉल्यूशन। तो एक तरफ शुद्ध जल, एक तरफ सॉल्यूशन। अब सभी बता सकते हैं कि प्रवाह किस दिशा में होगा, प्रवाह किस दिशा में होगा और किसका होगा। केवल जल जाएगा, यहाँ पे केवल जल है और वो शुद्धतम रूप में है। उसका जल विभव क्या है? ऊंचा है, शाई W0, शाई W जल विभव, जिसके बारे में आप जानते हैं। इधर का जल विभव कैसा है? निगेटिव, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट है। तो ये शाई W निगेटिव है, इस साइड में शाई W 0 है। तो जल अपनी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, यानी शुद्ध विलायक विलयन की तरफ जाएगा। यही परासरण है। तो पहली परिभाषा होती है इसकी परासरण की, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का विलयन की तरफ, विलयन की तरफ जाना। शुद्ध विलायक का विलयन की तरफ जाना, प्रवाहित होना अर्धपारगम्य कला द्वारा, अर्धपारगम्य कला के द्वारा, कला के द्वारा। इसे मैं एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आप साथ में नोट भी कर सकते हैं, फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड सॉल्यूशन अक्रॉस SPM, अक्रॉस SPM अर्धपारगम्य कला के माध्यम से। तो ये एक परिभाषा हमें मिली परासरण की, एक महत्वपूर्ण परिभाषा।
काफ़ी बार पूर्व में सवाल इस पर आ चुके हैं कि इनमें से कौन सी परासरण की सही परिभाषा है। तो ध्यान रखेंगे, परासरण केवल सॉल्वेंट की गति होगी, केवल सॉल्वेंट की। परासरण के लिए SPM चाहिए और परासरण एक दिशा में होता है, जो बात हम पहले कर चुके, तो 3 लक्षण पढ़ चुके हैं। परासरण की जो दूसरी परिभाषा है, जो कि काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, एक दूसरी परिभाषा के बारे में अभी हम देखेंगे। अभी पहले चित्र में हमने एक तरफ शुद्ध विलायक और दूसरी तरफ विलयन को रखा। अब हम देखेंगे परासरण उस स्थिति में जब दोनों तरफ विलयन है लेकिन अलग अलग सांद्रता वाले। तो ये एक बीकर, पुनः मध्य में एक अर्धपारगम्य कला, दोनों तरफ हमने चीनी का घोल अब की बार माना है। एक तरफ माना 2% शर्करा का घोल, दूसरी तरफ मान लिया 4% शर्करा का घोल। तो शर्करा के लिए मैं यहाँ सुक्रोज लिख रहा हूँ, 2% सुक्रोज और 4% सुक्रोज। तो आप सभी जानते हैं कि इनमें से कम वाटर पोटेंशियल या जल विभव किसका होगा? 4% वाले का। इसका साइड W निगेटिव वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा निगेटिव होगी। और अगर हम मान के चलें कि ये -4 बार हो गया है, तो इधर तो आधी मात्रा में ही विलेय है। विलेय है, यहाँ भी विलयन का वाटर पोटेंशियल तो निगेटिव ही होगा, लेकिन शायद उतना निगेटिव नहीं होगा। तो ये क्या होगा? -2 बार। तो जल की अधिकता कहाँ पर है? स्पष्ट है, इधर जल ज़्यादा है, सांद्रता कम है। आयतन तो हमने बराबर लिया है दोनों साइड विलयन का, लेकिन इधर 2% चीनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, विलायक ज़्यादा है। तो विलायक कहाँ जाएगा? ज़्यादा से कम की तरफ, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, यानी -2 वाले से -4 वाले की तरफ जाएगा। तो परासरण की दूसरी परिभाषा हुई फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ही गया है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अक्रॉस SPM। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं इंग्लिश में इसको, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अक्रॉस SPM। इसको हिंदी में लिखते हैं एक बार, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। अर्धपारगम्य कला के माध्यम से, अर्धपारगम्य, इसको शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, अर्धपारगम्य कला के माध्यम से। तो इस तरह से हमें 2 इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं मिली हैं माध्यम से। 2 इम्पॉर्टेंट परिभाषा मिली हैं हमें परासरण की। पहली परिभाषा थी प्योर सॉल्वेंट का, शुद्ध विलायक का विलयन की तरफ जाना जब वो SPM द्वारा पृथक किए गए हों, और दूसरी परिभाषा मिली शुद्ध विलायक का कम सांद्रता वाले घोल से ज़्यादा सांद्रता वाले घोल की तरफ, जबकि वो SPM से पृथक किए गए हों। तो ये परासरण की दोनों परिभाषाएं आपके सामने आ चुकी हैं। अब परासरण में आगे बढ़ते हैं, परासरण दाब के बारे में बात करते हैं। परासरण दाब क्या होता है? तो जो भी प्रक्रिया अभी हम परासरण की देख रहे थे, इस परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, जिस दाब से वो होने वाला परासरण केवल रुक जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। उदाहरण के तौर पे अगर इसी वाले चित्र से पुनः स्टार्ट करें, तो जल के प्रवाह की दिशा है 2% से 4 वाले की तरफ। जब इधर जल आना शुरू होगा तो समझ रहे होंगे इधर का जल स्तर, इधर का विलयन का स्तर जो है ऊंचा उठना शुरू होगा। अगर हम यहाँ पिस्टन द्वारा एक प्रेशर लगाकर रखें, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर हम यहाँ जिस साइड जल का आना है उस तरफ प्रेशर लगा के रखें एक पिस्टन के माध्यम से, केवल उतना प्रेशर कि जल का यहाँ
आना ना हो सके, वो रुका रहे, वो इधर ना आ सके, केवल उतना प्रेशर। तो वो प्रेशर जो हमें परासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ा, इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब। तो परासरण दाब, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या आई? प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड। जिधर भी जल का आना हो रहा हो उसी तरफ तो प्रेशर लगाएंगे रोकने के लिए। तो प्रेशर अप्लाइड ऑन, जल कहाँ आ रहा था? अधिक सांद्रता वाले की तरफ। तो प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इन इट इज कॉल्ड ओपी। उसे ओपी या परासरण दाब कहते हैं। इसको मैं एक बार यहां पे नोट कर देता हूं। द प्रेशर अप्लाइड ऑन, वो दाब जो लगाया गया। इसे आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। नोट नहीं करना चाह रहे, नोट करना सबसे बढ़िया तरीका होता है, तो इसका एक फोटो ले सकते हैं। तो द प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइट, उच्च सांद्रता वाले घोल की तरफ लगाया गया। ये शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन साइट। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ, एंट्री समझते हैं प्रवेश, प्रिवेंट रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इनटू इट। द प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइट to prevent the entry of pure solvent from low concentration solution into it is OP, is called OP। हाँ, इसमें ये जरूर याद रखेंगे when the two are separated by SPM। ये मैं आपसे पहले से ही कहता आ रहा हूं कि परासरण या परासरण दाब किसी की भी जब हम बात करते हैं अर्धपारगम्य कला लेनी ही है। तो ये एक परिभाषा हमें मिली परासरण दाब की। इसी तरह से जो हमने इससे पहले चित्र में अध्ययन किया था परासरण का, तो इससे पहले जब हमने परासरण का अध्ययन किया था उसमें हमने एक तरफ शुद्ध विलायक और दूसरी तरफ घोल लिया हुआ था। वहां भी इसी प्रकार से परासरण दाब की परिभाषा हमें प्राप्त होती है। बोर्ड पे देखेंगे, ये बीकर, ये बीच में अर्धपारगम्य कला, इधर कहा गया था शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ हमने पिछली बार कहा था एक घोल। तो इधर घोल है, इधर सॉल्वेंट है, ये है सॉल्यूशन और इधर है सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट किधर आना चाहेगा? सॉल्यूशन की तरफ। और इसे रोकने के लिए कहाँ प्रेशर लगाएंगे? सॉल्यूशन की तरफ। तो परिभाषा क्या आएगी? द प्रेशर अप्लाइड ऑन, वो दाब जो लगाया गया, द प्रेशर अप्लाइड ऑन, किधर लगाया गया? सॉल्यूशन साइड, जो सॉल्यूशन की तरफ लगाया गया। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ, प्रवेश को रोकने के लिए, किसके प्रवेश को रोकने के लिए? शुद्ध विलायक के। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन टू इट, उसमें शुद्ध विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। तो परासरण दाब की परिभाषा ये आपको स्पष्ट हो गई होगी। ये याद रखना है, पुस्तक में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन परासरण दाब को हम पाई प्रतीक चिन्ह द्वारा शो करते हैं। और परासरण दाब को भी पहले एटमॉस्फेयर, लेकिन आजकल बार में नापते हैं। तो एटमॉस्फेयर को बार में बदला भी जा सकता है उसका सूत्र उपयोग करते हुए। तो एटमॉस्फेयर में नापते हैं परासरण दाब को, लेकिन आजकल बार शब्द अधिक उपयोग में, बार इकाई ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये परासरण और परासरण दाब के टॉपिक अभी समझ लिए हैं। आगे बात करेंगे बहिर्परासरण, अंतःपरासरण, स्फीति, शिथिलता, इन सभी शब्दों के बारे में। तो आगे हमें बात करनी है बहिर्परासरण, अंतःपरासरण जैसे टॉपिक पर। बहिर्परासरण जिसे हम एग्जॉस्मोसिस नाम देते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, और अंतःपरासरण जिसे हम एंडोस्मोसिस नाम से जानते हैं। बाह्य परासरण और अंतःपरासरण, बाह्य परासरण और अंतःपरासरण।
परासरण। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल अधिकांशतः कोशिकाओं के लिए किया जाता है जब किसी कोशिका के भीतर जल का प्रवेश हो, क्योंकि एक जीवित कोशिका में कोशिका कला होती है और कोशिका कला अर्धपारगम्य कला की भांति होती है। ये बात हम कर चुके थे। पूरी तरह से अर्धपारगम्य नहीं होती, लेकिन अर्धपारगम्य कला की भांति होती है। तो जब किसी कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा कला से, तो कैसे प्रवेश करेगा? वही एक तरीके से परासरण के द्वारा। तो कोशिका में जल का आना, उसे हम क्या कहेंगे? अंतः परासरण। और जब कोशिका से जल बाहर जाएगा, बाहर सांद्र घोल उपस्थित होने पर, बाहर का वाटर पोटेंशियल बहुत कम होने पर अगर बाहर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहिर्परासरण। तो ये दो शब्द आए हैं, बाह्य परासरण, अंतः परासरण। कई जगह, जैसे मैंने अभी कहा, कोशिका में ये शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ बातें आप समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेजिन्स, जिन्हें आप किशमिश अथवा मुनक्का समझ सकते हैं। जब किन्हीं किशमिश या मुनक्का को हम जल में रखते हैं, क्योंकि अंदर कोशिकाओं में शर्करा युक्त घोल भरा हुआ है, तो अंदर का वाटर पोटेंशियल, जल विभव क्या होगा? निगेटिव। और बाहर जल में रखा गया है, जहाँ जल विभव, क्योंकि ये आसुत जल नहीं है तो जीरो तो नहीं होगा, लेकिन उतना निगेटिव नहीं होगा जितना कोशिकाओं में। तो बाहर का वाटर पोटेंशियल कैसा है? हाई। और अंदर उन शर्करा पदार्थों की उपस्थिति की वजह से वाटर पोटेंशियल क्या है? लो। तो जल किशमिश के अंदर प्रवेश करना शुरू करता है और कुछ समय के बाद हम उन्हें फूला हुआ पाते हैं, एक अंगूर के रूप में। तो इस तरह से ये जो जल का अंतः प्रवेश हुआ उन कोशिकाओं के भीतर कला के माध्यम से, कला से होते हुए, तो इसको हमने क्या बोला? अंतः परासरण, एंडोस्मोसिस। जबकि दूसरी तरफ अगर अंगूरों को भी, अगर स्वस्थ ताजे फूले हुए अंगूरों को भी, उन्हें हम अति सांद्र घोल में रख देते हैं, अति सांद्र घोल, जिसे हम अंग्रेजी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ज़्यादा सांद्रता वाला घोल। तो अब बाहर का वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? लो, बहुत ज़्यादा लो होगा इनके वाटर पोटेंशियल की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में वाटर हाई से लो की तरफ बाहर आना शुरू होगा और ये अंगूर की सतह सिकुड़ने लगेगी, ये शिथिल होने शुरू हो जाएंगे, संकुचित होनी शुरू हो जाएंगी इसकी कोशिकाएं। तो ये जल का बाहर आना, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सॉस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ज़्यादा सांद्रता वाले घोल में अगर कोशिकाओं को रखते हैं तो एक्सॉस्मोसिस होता है। कम सांद्रता वाले घोल में अगर रखते हैं या जल में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो एंडोस्मोसिस होता है। तो हमें अभी साथ साथ ये समझ में आया, एक्सॉस्मोसिस के लिए सेल को प्लेस करना पड़ेगा कहाँ? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक, ये नाम आप याद रख सकते हैं आप। ज़्यादा सांद्रता वाला विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक्सॉस्मोसिस के लिए कोशिकाओं को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे या हाइपरटोनिक में रखने पर एक्सॉस्मोसिस होगा। और एंडोस्मोसिस कराने के लिए कोशिकाएं कहाँ होनी चाहिए? कम सांद्रता वाले घोल में। तो हाइपो शब्द आ रहा है कम सांद्रता के लिए, हाइपर यानी अधिक के लिए। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो अंतः परासरण कराएगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो बहिर्परासरण करा सकेगा। वो सॉल्यूशन जो उतनी ही सांद्रता का हो जितना कोशिकाओं में। तो ना फिर बहिर्परासरण संभव है, ना ही फिर अंतः परासरण संभव है। तो ऐसी स्थिति में जब बाहर के घोल की सांद्रता ठीक कोशिका के अंदर की सांद्रता के बराबर होती है, तो समान सांद्रता के घोल के लिए शब्द आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सम, सम के लिए आता है। तो समान सांद्रता वाला जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इस पे कुछ अच्छे सवाल हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक कोशिका जिसे एक घोल में रखा गया, एक कोशिका जिसे एक घोल में रखा गया और घोल में रखने पर वो कोशिका ना तो फूलती है, स्फीति में जाती है, और ना ही शिथिल होती है। तो ना वो फूल रही है, स्फीति में जाती है, ना ही वो शिथिल होती है, वो अप्रभावित रहती है।
तो वो घोल किस प्रकार का है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस बारे में बात की जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना बहिर्परासरण ना अंतःपरासरण, तो इसका मतलब वो सम सांद्रता का घोल है। अब अगर सवाल आ रहा है कि उस कोशिका का परासरण दाब कितना होगा, तो उस कोशिका का परासरण दाब कितना होगा? उस कोशिका का परासरण दाब बाहर के घोल के परासरण दाब के ही बराबर होगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि कोशिका और बाहर का सॉल्यूशन वो बराबर सांद्रता का घोल है। तो अगर सांद्रता बराबर है तो फिर परासरण दाब भी दोनों का बराबर होगा। इन्हीं बाह्य परासरण अंतः परासरण के साथ आपको दो शब्द और बतलाए गए। एक शब्द है टर्जिड और दूसरा शब्द है फ्लैसिड। फूलने या आकार में बढ़ने, जिसे हम हिंदी में स्फीति नाम से जानते हैं, उसके लिए टर्जिड शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शिथिल होने के लिए फ्लैसिड शब्द का उपयोग हम करते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो बाहिर परासरण करा देगा, बाहिर परासरण से कोशिकाएं क्या होंगी? शिथिल, वो संकुचित होंगी, सिकुड़ती जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोई कोशिका है, जल उसमें प्रवेश करेगा तो वो फूलती चली जाएंगी। तो स्फीति एक तरीके से फूलने वाली अवस्था है और शिथिल यानी एक तरीके से संकुचन वाली अवस्था होती है। तो टर्जिड और फ्लैसिड शब्द आप समझ गए होंगे। तो इतना कुछ हमने इस लेक्चर में पूरा किया है। परासरण दाब, बहिर्परासरण, अंतःपरासरण, ये सब बातें। आगे के लेक्चर में बात करेंगे हम विशेष तौर पे विपरीत परासरण के बारे में। साथ ही साथ कुछ और शब्द स्फीति दाब, भित्ति दाब, जिन्हें हम इंग्लिश में टर्जर प्रेशर, वॉल प्रेशर नाम से जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करें। पौधों में परिवहन में हम पिछले 3 लेक्चर में वाटर पोटेंशियल, जल विभव, विलेय विभव और दाब विभव तक आ चुके हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम इंग्लिश में शब्दों को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं, जब हमने शुरू में हिंदी में एक अच्छा स्टार्ट बना लिया है। तो अभी आप जल विभव को वाटर पोटेंशियल, दूसरा सॉल्यूट पोटेंशियल शाई एस विलेय विभव, और तीसरा शाई पी दाब विभव, ये तीनों शब्द से अब आप अवगत हो चुके हो, इन्हें अच्छे से समझ चुके हो। आज हम यही समझेंगे जो एनसीईआरटी में ये फार्मूला दिया है, शाई डब्ल्यू इज इक्वल टू शाई एस प्लस शाई पी। मेरे ख्याल से मुझे इसे हिंदी में लिखने की अब आवश्यकता नहीं है। आप इन तीनों शब्दों को, मैंने अभी बताया है, आप जान चुके हो। ये जल विभव वाटर पोटेंशियल मैं आगे से बोलूँगा, विलेय विभव मैं आगे से इसको सॉल्यूट पोटेंशियल कहूँगा। सॉल्यूट इतना मुश्किल शब्द नहीं है। विभव के लिए पोटेंशियल भी आप जानते ही हो, भौतिकी में भी, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। और ये दाब विभव को प्रेशर पोटेंशियल, तो शाई पी, इस तरह से। अब शाई डब्ल्यू, जिसको मैंने आपको कहा वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल निकालने का ये जो फार्मूला है, ये कैसे डिराइव होता है या कहाँ से आया, पिक किया, तो इसी को मैं आपको स्पष्ट करूंगा इस लेक्चर में शुरुआत में। तो शुरुआत में देखते हैं, हमने कल बात की थी या पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब भी किसी बीकर में कोई सॉल्यूशन रखा होता है, जब भी किसी बीकर में कोई सॉल्यूशन यानी घोल रखा होता है, तो उसका वाटर पोटेंशियल भी निगेटिव होता है और उसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी निगेटिव होता है, और दोनों के परिमाण, मैग्नीट्यूड भी बराबर होते हैं। यानी अगर इसमें नमक डालने पर जल विभव -5 हो गया, तो क्योंकि वो -5 किसने किया, विलेय ने, तो विलेय विभव या विलेय की भी वो शक्ति उतनी ही मानी जाती है। तो शाई डब्ल्यू अगर -5 बार ये है, तो इसका शाई एस भी -5 बार ही होगा। ये हमने मान लिया है कि इसमें कुछ विलेय यानी नमक वगैरह डाला गया और उसके बाद इसका शाई डब्ल्यू निगेटिव हो गया। जितना निगेटिव हुआ वो विलेय ने किया, यही विलेय की शक्ति है या विलेय का विभव है। तो ये शाई एस भी कितना हो गया, -5 बार हो गया। अब इसकी तुलना में हम एक दूसरी चीज को समझना शुरू करते हैं, एक सिस्टम को समझना शुरू करते हैं। बोर्ड पे देखेंगे, ये एक बड़ा बीकर हमने लिया, इसके बीच में हमने एक
अर्ध पारगम्य कला की व्यवस्था की। इसके बीच में हमने अर्ध पारगम्य कला की व्यवस्था की। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ शुद्ध जल ले लेते हैं, शाई W इज इक्वल टू 0। जिस समय एक साइड में कला के एक तरफ आधे भाग में हमने शुद्ध जल डाला है, प्योर वाटर को रखा है, उतनी ही मात्रा में दूसरी तरफ हमने इस घोल को डाल दिया। किस घोल को डाल दिया? जिसका शाई W -5 और शाई S -5 बार थे। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, ये इनिशियल वैल्यू है, यानी शुरुआती जो इसकी वैल्यू है आपको बताई गई। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बड़ा बीकर जिसके बीच में अर्ध पारगम्य कला, हमने एक साइड से इसमें एंटर कराया सॉल्यूशन, दूसरी साइड से एंटर कराया हमने इसमें वाटर, और अब ऑटोमेटिक एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है? कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल अपनी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। जब जल अपनी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो जल अधिक पूरी तरह से शुद्ध रूप में कहाँ उपस्थित है? इस तरफ। तो वो इधर आना शुरू होगा, विलयन की तरफ आना शुरू होगा। जब इधर विलयन की तरफ वो आना शुरू होगा, उसका वाटर पोटेंशियल क्या है? 0। इधर वाटर पोटेंशियल क्या है? निगेटिव। तो जब वो सकारात्मकता, वो पॉजिटिविटी उधर से आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? दाब विभव, यानी शाई P, इसमें एक शाई P एंटर होना शुरू हो जाएगा, एक सकारात्मकता ऐड होनी शुरू हो जाएगी। तो सीधी बात यह है कि अंत में इसका जल विभव विलयन के, इस विलयन का जो जल विभव है वो -5 नहीं रह जाएगा, बल्कि ये कुछ ना कुछ -3.5, -3 या -2 तक बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा, आप समझ रहे होंगे, ये माइनस में था, तो -5 से -3.5 या -3 या हो सकता है -2 तक, डिपेंड करेगा कितना जल उधर से आ गया, लेकिन ये बढ़ जाएगा, ये 0 की तरफ चलना शुरू होगा। तो ये जो शाई W फाइनल हो गया, ये कितना हो गया? -3 बार हो गया। किसी भी स्थिति में याद रखें, ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें विलय उपस्थित है और वो विलय यहाँ से हटने नहीं जा रहा, और विलय की मौजूदगी में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये शाई W इस सॉल्यूशन का -5 से -3 -2 बढ़ तो सकता है, ठीक है, लेकिन किसी भी स्थिति में 0 तक नहीं पहुंचेगा। तो हमने माना कि फाइनली ये -3 बार हो गया। शाई S सॉल्यूट ने जितनी कमी लाई वाटर पोटेंशियल में, वो जितनी ला चुका उतनी ला चुका, ये फिक्स है, -5। वाटर पोटेंशियल शुरू में क्या था? -5, लेकिन अब उधर से पानी के आने के कारण क्या हो गया? -3 बार, ये लिखा मैंने। तो शाई W फाइनली ये -3 वैल्यू कैसे आई? इस -5 में जो शुरू में था, भाई जल विभव तो हमने कहा बदल गया, तो -5 शुरू में शाई S भी था, तो शाई S वही है, ठीक है। शाई S क्या है? -5 बार। तो इस शाई S में क्या मिल गया? उधर से जल के आने से जो सकारात्मकता आई, शाई P मिल गया, और तब ये फाइनल हमें मिला -3 बार। तो शाई S कितना था? -5 बार। ये हमें कितना मिला? शाई W फाइनल -3 बार। तो स्पष्ट है कि इसमें क्या जुड़ गया है, या कितना दाब विभव जुड़ गया है? इसमें दाब विभव जुड़ गया है +2 बार, क्योंकि दाब विभव सकारात्मक था, तो इसलिए प्लस साइन के साथ -5 बार और +2 बार। देन वी विल ऑब्टेन, तब हमें क्या प्राप्त होगा? ये शाई W -3 बार। तो इस तरह से अंतिम जो हमें जल विभव प्राप्त होता है, अंतिम जो शाई W हमें मिलता है इस सिस्टम में, वो कैसे मिलता है? शाई S के साथ, जो कि अपरिवर्तित था, शाई P को मिला देने से बनता है। शाई P को मिला देने से बनता है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कहाँ पर हम ये फार्मूला उपयोग में लाएंगे, कहाँ नहीं लाएंगे। जैसे एक सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें कहा गया था एक बीकर में घोल रखा है, इसका वाटर पोटेंशियल कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसका जल विभव कैसे प्रदर्शित करेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक बीकर में विलयन रखा है, घोल रखा है, इसका वाटर पोटेंशियल कैसे प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए थे, शाई S + शाई P। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था शाई S,
तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया शाई पी और चौथा ऑप्शन दे दिया नन। और अब आप कहेंगे कि भाई शाई डब्ल्यू तो इस तरह से निकालते हैं तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर लिया गया था शाई एस। क्या कारण है? कारण ये है कि इस स्थिति में कहीं दूसरी साइड से जल का प्रवेश या आवागम आना हो ही नहीं रहा, तो इसमें कोई सकारात्मकता आने वाला यानी शाई पी तो अभी उपलब्ध ही नहीं है। शाई पी तो क्या है? जीरो। और अगर शाई पी जीरो है तो अगर हम ये मान लें, इस फार्मूले का उपयोग हम अब भी कर रहे हैं, लेकिन शाई डब्ल्यू इज इक्वल टू शाई एस प्लस शाई पी तो आया ही नहीं, तो ये है जीरो, तो शाई डब्ल्यू क्या हो गया? शाई एस के बराबर हो गया। तो इसलिए हमने जब भी कोई विलयन रखा है, घोल रखा है कहीं पे, तब उसका शाई डब्ल्यू, तब हमें शाई एस प्लस शाई पी की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम केवल शाई डब्ल्यू इज इक्वल टू शाई एस से ही काम चला लेंगे। जो शाई डब्ल्यू है वही शाई एस है। लेकिन जब भी हम कहें कि उसमें पानी मिला दिया गया या पानी अन्य तरफ से कला के माध्यम से आ गया, तो अब उसका शाई डब्ल्यू बदलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, परिवर्तित होगा। और वो कितना पहुंचेगा? वो जो उसमें उपस्थित विलेय विभव है और जो जल के आने से जुड़ गया दाब विभव है, उनके टोटल के बराबर पहुंच जाएगा। तो ये जल विभव का ये जो सूत्र था, शाई डब्ल्यू इज इक्वल टू शाई एस प्लस शाई पी, ये मैंने आपको अभी साबित करके बताया किस तरह से ये स्वतः सिद्ध है, ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, पुराने समय में इसके अतिरिक्त हमें कुछ और अलग ढंग से फार्मूला उपलब्ध होता था। तो कभी कभी प्रीवियस ईयर के जब हम क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वर्षों में आए हुए सवाल देखते हैं, तो सोचते हैं ये इसमें क्या था और ये आंसर क्यों आ गया। तो पुराने समय में शाई डब्ल्यू या जल विभव निकालने का जो सूत्र बतलाया जाता था, उसमें शाई एस, शाई पी के साथ शाई जी, गुरुत्व विभव, गुरुत्वीय विभव, ठीक है, ये भी शामिल था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। बल्कि और अगर पुराने समय की बात करें तो शाई एम एक और चीज शामिल थी, जिसे हम अधिशोषण से संबंधित विभव, ठीक है, इम्बिबिशन पोटेंशियल के नाम से जानते थे। खैर, इन शब्दों के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल आपके सामने ये रखा है। अगर बिल्कुल हमें पिन पॉइंट वाटर पोटेंशियल बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो तो प्राचीन समय में इन दो और शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए गुरुत्वीय विभव या ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और इसके लिए मैंने आपसे कहा इम्बिबिशन या अधिशोषण पोटेंशियल विभव शब्द इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें अब हटा दी गई हैं। माना गया है कि इनका कोई अधिक रोल इस तरह से नहीं होता जल विभव को प्रभावित करने में, तो इनको अब नेग्लेक्ट कर दिया गया है, इनको अब नकार दिया गया है, और मूलतः हम केवल सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल से ही जल विभव को निकाल लेते हैं।